डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सपोज करो अगर आपको पता चले कि वर्णों की कोई बनावट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे क लिखना है, कैसे अ लिखना है, या वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से लिखी हुई हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या लिखोगे? अगर कोई कुछ लिखने बोलेगा तो आप क्या लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। तो इन्हीं कारणों से वर्ण व्यवस्था की गई है। और ये छोटे छोटे जो ध्वनि चिन्ह होते हैं ना, जो भाषा में के द्वारा बोले जाते हैं, वही वर्ण हैं। वर्णों की बनावट भी निश्चित है, क्योंकि वो पहले से तैयार कर ली गई है और हम वर्णों को मनचाहे ढंग से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि को क्या कहते हैं? इकाई भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई वगैरह। और अगर व्यंजन के रूप में देखें तो क हलंत, ख हलंत, ग हलंत देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि जब तक व्यंजन में वर्ण, स्वर वर्ण की मिलावट नहीं की जाती, यानी उन्हें नहीं मिलाया जाता, तब तक वो व्यंजन पूरे नहीं होते हैं। दूसरी चीज, वर्ण को और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वो अपने आप में स्वयं छोटा है। क हलंत है, अगर वो हलंत लग गया है उसमें, या ख में लग गया, या किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगा हुआ है, तो वह भी छोटा रूप है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को या समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग जब भी स्वर लिखते हैं तो स्वर वर्ण में सबसे पहला वर्ण होता है अ, फिर आता है आ, फिर आते हैं ई, फिर उससे बड़ी ई। तो दैट मीन्स कि ये व्यवस्थित रूप है और क्रमबद्ध है। इसके बाद यही लिखना है, इसके बाद यही लिखना है। इसके अलावा अगर क ख ग घ भी किया जाए तो वो भी निश्चित है। क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ, घ के बाद अंगा, उसके बाद च शुरू होगा। तो इस प्रकार जो भी वर्ण व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध रूप में हो, वो वर्णमाला कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर कितने हैं? 11 हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ोगे तो आपको वर्णों की संख्या 13 मिलेगी, मगर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और जो लास्ट में अंग एवं अह होते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि अ में जो ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। फिर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। 33 व्यंजन वर्णों में 25 स्पर्श व्यंजन हैं, जो क से लेकर के म तक होता है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके अलावा ढ और ड में जो बिंदी लगी होती है वो भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। फिर हम आते हैं व्यंजन के अगले पड़ाव में, जो अंतस्थ कहलाता है। ये होता है य, र, ल और व। फिर उष्म व्यंजन। चूँकि व्यंजनों की जो प्रकार है और परिभाषा है वो हम आगे जा कर के और विस्तार से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वर्णों का परिचय दे रही हूँ। तो अब आते हैं उसमें व्यंजन। ये होता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। फिर कुछ व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 व्यंजन हैं जो संयुक्त होते हैं। फिर आते हैं आगत वर्ण।
आगत वर्ण यानी कि जो विदेशी भाषाओं से आई हुई है हमारे हिंदी में और उसमें शामिल हो गई है, जो होता है आ यानी कि अ में आ की मात्रा और ऊपर में आधी चंद्र बनी हुई, यानी कि बिंदी नहीं लगेगी, अनुनासिक नहीं, सिर्फ चंद्र लगा हुआ। फिर ज के नीचे बिंदी, फिर फ के नीचे भी बिंदी। तो ये सारी हमारे हिंदुस्तानी में नहीं है, हिंदी भाषा में शामिल की गई है, इसलिए हम इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि हल चिन्ह और हलंत में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हल चिन्ह है तो फिर उसी को हलंत कहते हैं। ठीक है, उसी को हलंत कहते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस है। जैसे व्यंजनों को अगर स्वर रहित किया जाए यानी आधा उनको बोला जाए तो उसके नीचे हलंत लगता है, जैसे कि मैंने लगाया है क हलंत, ख हलंत, इस तरह से। तो इस रेखा को हल चिन्ह कहा जाता है। और जिन शब्दों के अंत में हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हलंत कहते हैं, यानी कि उनके नीचे एक तिरछी लाइन लगाई जाती है तो उन्हें हम हलंत कहते हैं। और इनके भी अलग अलग तरीके हैं कि कब हम उन्हें हलंत कहेंगे और कब हम उन्हें सिर्फ हल चिन्ह कहेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल बता। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि मैंने जो पेपर है उसमें लिख कर दिया है आपको द्वितीय या युद्ध। इन दोनों में ही द और व संयुक्त हो सकता है और द और ध संयुक्त हो सकता है, मगर इसे अगर मैंने अलग अलग लिखा है तो इसके नीचे हल का चिन्ह दिया है। तो इन दोनों ही शब्दों में जो द प्रयुक्त है वो हल चिन्ह के लिए है, हलंत नहीं है। हलंत किसे कहेंगे? जो शब्द के अंत में लगाएंगे। जैसे वंदे मातरम मैंने लिखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वंदे मातरम। वंदे मातरम में जो म के लास्ट में मैंने लगाया है उससे हलंत कहेंगे, यानी कि वो हल चिन्ह से अंत हो रहा है तो वो हलंत कहलाएगा। बीच में जो हम देंगे वो दोनों को संयुक्त करने के लिए, दो वर्णों को जोड़ने के लिए हम वहाँ पे हल चिन्ह लगा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। अब आते हैं वर्णों के प्रकार। हम क्लास 1 से ही जानते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वर्ण होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं सबको मालूम है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या 11 है और 2 अयोगवा हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब आते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो ये 3 प्रकार हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इन तीनों के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। अब पहला हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी मात्रा होते हैं और ये 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। तो इनके उच्चारण में हम समझ गए कि बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही आसानी से ये उच्चारित हो जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से जस्ट दुगुना समय लगता है, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये स्वर कितने हैं? 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये सातों जो है दीर्घ स्वर हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का चूंकि अब इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में स्वरों से तिगुना समय लगता है। लगता था, अभी लगता है में नहीं लिखेंगे क्योंकि एट प्रेजेंट इसका उपयोग नहीं होता है। तो
तिगुना समय लगता था और इसका आकार जो होता था वो अंग्रेजी के एस जैसा लिखा होता था। और ये इसलिए उपयोग में लाया जाता था ताकि किसी नाटक या किसी भी तरह का मंच संचालन हो रहा है तो उसमें अगर कोई एक्टर है या एक्ट्रेस किसी वर्ड को, किसी का नाम को लंबा अगर खींचना चाहे, जैसे राम, तो उसमें रा और म के बीच में एक एस की मात्रा जैसा अ लगा हुआ होता था, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं स्वरों का प्रयोग अन्य और किन रूपों में किया जाता है। तो सबसे पहले होता है व्यंजन से पहले अपने मूल रूप में आता है। जैसे कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि स्वर पहले लिखा जाएगा और उसके बाद ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें फिर व्यंजनों की उपयोगिता हो। जैसे आज़ादी, यानी इसमें आ की मात्रा देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, मात्रा नहीं लगी हुई है, आ लिखा हुआ है। फिर ईमान, इसमें बड़ी ई डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद एकता, हमारे भारत की एकता, तो एकता में भी ए डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर आते हैं व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में वो कैसे यूज होता है। तो जैसे लिखेंगे पार, यानी उसमें प हलंत के बाद आ की मात्रा लगेगी या आ लिखेंगे फिर र लिखेंगे, तो ये क्या होता है, ये व्यंजन के साथ मिल जाता है और व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। फिर दिन, द हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ न हलंत जोड़ अ, दिन, यानी ये भी द के साथ व्यंजन के साथ मिलकर बन रहा है। अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि ऊपर में जो बिंदी लगी हो, तो जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हिंदी में ऊपर ह के ऊपर बिंदी लगी होती है, कंघा या कंधा, खंभा। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि किसी भी वर्ण के ऊपर में चंद्र बिंदी लगी हुई हो। तो देखते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं। जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार में क्या होता था, वायु नाक से निकलती थी, इसमें वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे अंगूठी, अंगूठी में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अ के ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है। फिर आंवला, आंवला में भी आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है। और कुछ उदाहरण देंगे तो जैसे गांव, फिर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप दे सकते हो जो वर्ण के ऊपर में चंद्रबिंदी लगी हुई होती है। मात्राओं पे लगी हर बिंदी अनुनासिक नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसमें न हलंत और म अंग की ध्वनि आए तो वह अनुस्वार कहलाएगा, और यदि वो ध्वनि सुनाई ना दे तो वो अनुनासिक होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखकर समझाई हुई हूँ। जैसे न हलंत, ध्वनि सुनाई देने पर क्या होगा, वो अनुस्वार होगा, यानी हिंदी, बिंदी, बिंदिया, इसमें न सुनाई दे रहा है तो वो अनुस्वार हुआ। और अगर ई की ध्वनि सुनाई दे, ई यानी सिंचाई, खिंचाई, तो इसमें क्या हो रहा है, अनुनासिक ये कहलाएगा। भले ही इसमें भी बिंदी लगी है मगर ये अनुनासिक होगा क्योंकि यहाँ पे ध्वनि ई सुनाई दे रही है। फिर जानते हैं विसर्ग क्या है। विसर्ग ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यानी कि यह तत्सम रूप में होता है। तत्सम यानी कि संस्कृत में जैसे विसर्ग लिखते हैं ना, तो जो चीज़ ज्यों के त्यों, संस्कृत वाले जो वर्ण ज्यों के त्यों अगर हिंदी में भी लिखे जाते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर भी विसर्ग में क्या हो रहा है, तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग हो रहा है। जैसे प्रातः, त में विसर्ग लग गया, अतः, तो ये सब क्या हो गया, तत्सम रूप में हमारे हिंदी में आया है। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं और उनकी मात्राएं कौन कौन सी हैं। आपको मालूम है जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं है। आ में एक लाइन खींची हुई मात्रा कहलाती है। ई में छोटी ई बना हुआ होता है। ई, बड़ी ई में बड़ी यानी कि दीर्घ रूप में
मात्रा होती है। उसी तरह से उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ सारी चीज़ों की मात्राएं होती हैं। और अनुस्वर में क्या होता है, ऊपर एक बिंदी होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी होती है और विसर्ग में 2 बिंदी साइड में होती है जो ह के समान कहलाती है, उच्चारण उसका ह होता है। तो आते हैं हम वर्ण के दूसरे प्रकार यानी व्यंजन वर्ण के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन के उच्चारण में या लिखने में स्वर की सहायता अनिवार्य होती है, नहीं तो हम कैसे लिखेंगे। अगर स्वर मिला हुआ नहीं रहेगा तो क लिखने के जगह में क हलंत लिखेंगे, ख के जगह में ख हलंत लिखेंगे। लेकिन जब उसमें स्वरों की सहायता मिल जाएगी तो क हलंत जोड़ अ यानी कि क बन जाएगा। और जिन स्वरों की हम उपयोगिता करेंगे वो उसी आकार का बन जाएगा। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। फिर अब आते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं मगर हम 4 प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें से है पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त यानी अन्य वर्ण। तो ये सारे क्या हैं, व्यंजनों के प्रकार हैं और इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श यानी कि छूना, किसी चीज़ को स्पर्श करना या छूना। तो क वर्ग से म वर्ग तक कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं, 25 हैं। इनके उच्चारण में वायु जीभ व मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर निकलती है। जैसे आप बोल कर देख सकते हो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन हैं। अब आते हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी कि बीच में स्थित, किसी चीज के बीच में जो स्थित हो। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती है बल्कि ये मुख के बीच से उच्चारित होती है, जैसे य, र, ल, व। तो ये 4 ही हैं। अब आते हैं तीसरा व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि ताप या गर्मी। तो इसके उच्चारण में हवा क्या है, सीटी बजाती हुई बाहर निकलती हुई महसूस होती है एवं मुख में हल्की गर्माहट महसूस होती है, जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह इत्यादि। अब आते हैं उत्क्षिप्त वर्ण में। उत्क्षिप्त वर्ण यानी कि फेंका गया, बोलने से ही पता चल रहा है कि कुछ मैं फेंक रही हूँ, तो इसका मतलब ही होता है कि फेंकना। इनके उच्चारण में जीभ झटके से वर्णों को फेंकती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एवं संयुक्ताक्षर लगभग मिलता जुलता है। तो पहले हम देख लेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग तरह के व्यंजन जब मिल जाएंगे तो वो संयुक्त कहलाएगा। जैसे अच्छा, अच्छा में क्या क्या होता है, क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ, तब वो बनता है अच्छा। उसी तरह से श्र कैसे बनता है, श्र बनता है तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ यानी श्र। तो ये 4 हैं। इसके अलावा त्र और ज्ञ भी है जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, वो आप अच्छे से देख सकते हो। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन यानी कि एक व्यंजन 2 बार प्रयुक्त किए जाते हैं, एक आधे रूप में और एक पूरे रूप में। जैसे ज हलंत जोड़ ज, त हलंत जोड़ त, ल हलंत जोड़ ल, और भी बहुत सारे हैं। इनसे शब्द बनते हैं, जैसे मैं ज से बना रही हूँ सज्जा, त से बना रही हूँ कुत्ता, ल से बना रही हूँ बिल्ली, न से बना रही हूँ गन्ना।
आप इसके अलावा और भी बहुत सारे द्वितीय व्यंजन यूज करते हो और उनसे शब्द बना सकते हो। फिर मैं आती हूँ संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? कुछ वर्ण एक से अधिक वर्णों के संयुक्त रूप से प्रयोग होने को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि आधा क और त हम एक साथ लिखते हैं, दो अलग अलग व्यंजन हो गए। उसी प्रकार से आधा प और य पूरा नहीं लिखना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है। जैसे द्वितीय व्यंजन में हमने एक ही व्यंजन को दो बार लिखा था, एक आधा और एक पूरा, बिल्कुल उसी प्रकार संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग वर्ण यूज करेंगे, लेकिन एक वर्ण एक व्यंजन हम आधे रूप में करेंगे और दूसरा पूरे रूप में। जैसे आप व्यक्ति, व्यक्ति में आप देखोगे क और त एक साथ संयुक्त है और दो अलग अलग व्यंजन हैं। उसी प्रकार से प्यास, प्यास यानी कि प और य अलग अलग व्यंजन है, एक साथ उसका उपयोग किया गया है। अब हम आते हैं द्व। द्व को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक द में नीचे व लिख सकते हैं या फिर द हलंत और हुआ लिख सकते हैं। तो उससे हम क्या बना सकते हैं? द्वारा या द्वंद्वी, इस टाइप का हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं और उसके लिखने का तरीका भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर एक आता है द्य। द्य को हम दो तरीके से वो भी लिख सकते हैं, एक द हलंत जोड़ य और एक द्य। तो इससे हम बनाएंगे उद्यान। अब आते हैं अगला, आगत या विदेशज वर्ण। आगत यानी कि जो बाहर से आया हुआ है, जो वर्ण विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए, उन्हें आगत या विदेशज वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आ में आधी चंद्र बनी हुई, या फिर ज के नीचे बिंदी या फ के नीचे बिंदी, ये सारे वर्ण बाहर से आए हुए हैं और ये फारसी से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें विदेशज वर्ण कहते हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं थी। अब बच्चों हम थोड़ा देख लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं। तो इसमें ये जान लेना आप लोगों को आवश्यक है कि अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, ई और ई तालु से बोले जाते हैं, उ और ऊ ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं, री जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, और ए ऐ कंठ और तालु दोनों से। फिर ओ और औ कंठ और ओष्ठ यानी होठ दोनों के संयोग से बोले जाते हैं। अंग जो है वो नाक से बोला जाता है तो नासिका हो गया, और अह जो है वो कंठ से बोला जाता है। तो इस प्रकार ये तो हो गया स्वरों के उच्चारण। अब व्यंजन के भी उच्चारण के बारे में हम जान लेते हैं। क वर्ग और क वर्ग के साथ ह, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठे भी कहते हैं। फिर च वर्ग एवं तालव्य श, ये तालु से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य भी कहते हैं। ट वर्ग और उसके अलावा ढ, ढ, र और मूर्धन्य सा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं। हम ये पेट कटा वाला स को मूर्धन्य श बोलते हैं ना, तो ये सब उनके उच्चारण स्थान के हिसाब से ही नाम पड़े हैं। फिर त वर्ग एवं दंत स, ये दांत से बोले जाते हैं, मतलब इसमें दांत से टच होते हुए बोलते हैं हम, इसलिए इन्हें दंत्य कहते हैं। आप देख सकते हो कि त वर्ग के अलावा स भी है, तो हम इसे दंत स भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण भी दंत से होता है। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग ओठ से बोले जाते हैं, यानी होठ की मदद से, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य भी कहते हैं। तो ये तो वर्णों की बात हो गई। अब हम वर्ण विच्छेद एवं वर्ण के संयोजन के बारे में जानेंगे। तो वर्ण विच्छेद सबसे पहले क्या है वो हम देख लेते हैं। बच्चों अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहना, अभी इतने ही में मत अंत हो जाना, अभी थोड़ा सा और बाकी है आपका चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। किसी शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर मैं सड़क लिखना चाह रही हूँ तो इसमें स हलंत जोड़ अ, अड़ हलंत जोड़ अ और क हलंत जोड़ अ,
ये मिलेंगे तब सड़क बनेगा। तो इनमें आप देख रहे हो कि व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर हम हल चिन्ह नहीं लगा रहे हैं मतलब कि उसमें स्वर ऑलरेडी मिला हुआ है। फिर व्यंजनों के साथ जुड़े मात्रा को स्वर में लिखना है हमें। व्यंजनों के साथ जो मात्रा जुड़ी हुई है, जैसे सड़क लिखना है तो उसमें क्या है कि स्वर वर्ण मिला हुआ है, हमें उसके चिन्हों को स्वर में डायरेक्ट लिखना है। अगला हम समझेंगे कि स्वर स्वयं में पूर्ण होते हैं, अतः इनमें हल उपयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ व्यंजन में हल की मात्रा लगानी पड़ती है, स्वरों में हल नहीं लगाएंगे। फिर संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद पूर्ण रूप से होगा, यानी कि अगर एक संयुक्त व्यंजन है तो उसमें दो अलग अलग व्यंजन होंगे और उसमें हल भी लगा हुआ होगा और फिर स्वर भी लगा होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने अक्षर को कैसे लिखा है, क हलन जोड़ स हलन जोड़ अ। अब आते हैं बच्चों वर्ण के संयोजन को। तो वर्ण संयोग क्या है? वर्णों को जोड़कर एवं स्वरों को मात्रा में बदलकर जो शब्द बनेंगे वे वर्ण संयोग से ही बनेंगे, इसलिए उन्हें वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे अगर मुझे कृपया लिखना है तो उसके लिए वर्ण का जो विच्छेद है वो क्या लिखा हुआ होगा, ये आप स्क्रीन पे देखो। क हलंत जोड़ री जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ आ। इसको जोड़कर जब हम लिखेंगे, संयोजन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कृपया। उसी तरह से ह हलंत जोड़ आ, जो विदेशज है आ, इसमें सिर्फ चंद्र बना हुआ है, बिंदी नहीं है। जोड़ र हलंत जोड़ न हलंत जोड़ अ, ये क्या बन गया? हॉर्न बन गया, जो कि अंग्रेजी की एक शब्द है और इसे हिंदी में लिखा गया है हॉर्न। तो इस प्रकार बच्चों हमारा चैप्टर वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी कंप्लीट होता है। तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अगर वीडियो पसंद आया तो कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखना बच्चों, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और भी अगर मैं आपके चैप्टर के बारे में बताऊं तो आप उसे आसानी से देख सको और समझ सको। धन्यवाद।